चलिए, आज जो है हमारे पास क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है, ठीक है, क्लास 11th का केमिस्ट्री, ठीक है, 11th के केमिस्ट्री में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, कॉम्प्लेक्स और ऐसी चीज है जो आपको बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है। उस टॉपिक का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। बट अगर आप इसको बहुत ही ज्यादा 2x2 सिस्टमेटिक और फ्रैंकली पढ़ेंगे एक बेसिक एग्जांपल्स के साथ, तो आपको समझ में आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को पहले एक बार ओवरऑल जान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके अंदर के न्यूमेरिकल्स की तरफ भी हम लोग घुसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, क्लास 11th का जो एक हमारे पास इक्विलिब्रियम था, जो पहले हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम, और आज क्या पढ़ेंगे वो आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आप लोग ये काम करेंगे, हेडिंग देंगे चैप्टर क्लास 11th के लिए, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम का ही दूसरा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये ऊपर चला गया ना? ठीक है, क्या है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चर्चा आपसे नहीं करने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, क्योंकि आई थिंक मैंने आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बता दिया था कि जो ऐसे आगे भी बनाता है रिएक्शन और जस्ट रिवर्स उल्टा भी बनाता है रिएक्शन, ठीक है। मतलब वो प्रोडक्ट भी बनाता है तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट ही बनाता है, और ये प्रक्रिया लगातार क्या होता है, चलते रहता है। उसके बाद ये डायनेमिक प्रक्रिया होता है। डायनेमिक कहने का मतलब ये बार बार प्रक्रिया क्या होता है, आगे पीछे रुका हुआ प्रक्रिया नहीं होता। फिर ये रिवर्सिबल होता है, अगर ए बी बना सकता है तो बी ए भी बना सकता है, इस तरह से ये चलती है। तो हालांकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें इक्विलिब्रियम की हम लोग कर चुके हैं, तो वापस यहाँ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि हम लोग यहाँ पर ए से अगर ए प्लस बी अगर सी प्लस डी बनाएगा, तो फिर ये भी बनाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड से लिक्विड सॉलिड में ये प्रक्रिया चल रही थी। बट ये जो हम लोग पढ़ने रहे, इसमें इक्विलिब्रियम में कौन भाग लेगा, तो आयंस भाग लेगा। कौन भाग लेगा बुआ, आयंस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आयंस क्या है, तो मैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले हम लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया आयनिक इक्विलिब्रियम में किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा इक्विलिब्रियम जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता हो, आयंस। कौन करता है बुआ, आयंस। वो क्या कहलाएगा बुआ, तो लिखे तो डेफिनेशन लिखवाता हूं, बोला जाएगा द इक्विलिब्रियम in which ions are involved is called ionic क्या कहलाएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या कहलाएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले एक सवाल आता है कि इस आयोनिक इक्विलिब्रियम में पहले आयन क्या है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पे टर्म क्या जानना है, आयंस, ठीक है। आयंस क्या होता है, हुँ? तो अब सवाल है कि आयंस क्या है, ठीक है। तो देखो बुआ, देखो, तो जैसे मान के चलो कोई भी एटम है और कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो भगवान ने इस दुनिया में जितना भी कुछ हमें बनाकर भेजा है, उसको छूने से वो करंट लग रहा है क्या, इसको छूने से करंट लग गया, इसको छूने से करंट लग गया, इसको छूने से करंट लग गया, नहीं। तो नेचर के द्वारा जितनी भी चीजें हमारे पास बनाई गई है, ऑलमोस्ट सब कुछ न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब ना ज्यादा चार्ज ना कम चार्ज, तभी तो छूने पे वो करंट नहीं लगता है। करंट क्या है, ज्यादा और कम चार्ज के बीच का अंतर को हम लोग करंट बोल देते हैं मोटा मोटी तौर पे, जिससे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं, ने जो भी करे। तो हम क्या करते हैं, आयंस के बारे में ये करते हैं कि जब किसी एटम और मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है ना, नेट चार्ज प्रेजेंट हो। कितना चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे अभी कोई भी नॉर्मल कंडीशन का कोई वस्तु है, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई एक वस्तु है, तो इस पर अगर एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है,
ऑक्सीजन में 8 कार्बन है, 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 प्रोटॉन है। तो नेचर में जितनी भी चीजें बनाई गई हैं लगभग लगभग उसमें क्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम किसी तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कम ज्यादा कर सके, तब उससे वो क्या होगा, वो एटम और मॉलिक्यूल आयंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बुआ? क्योंकि उस पर नेट चार्ज आ जाएगा। नेट चार्ज, अभी नेट चार्ज 0 है। देखो नेट चार्ज का मतलब हुआ कि जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तो नेट क्या हो जाएगा? 0। ऐसा नहीं कि इस पे चार्ज नहीं है, चार्ज है, नेट चार्ज 0 है। दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैं बात कर रहा हूँ आपसे। एक होता है चार्ज 0, एक क्या होता है नेट चार्ज। जैसे एक बात बताओ, अभी कोई आदमी पैसा नहीं कमा रहा है, और एक होता है पैसा कमा रहा है पर बच नहीं रहा है। जैसे कि खर्चा हो जा रहा है, खाना पीना में चला जा रहा है, घर का मंथली में चला जा रहा है, तो उसका नेट बचत क्या है? 0। नेट पैसा क्या है? 0। लेकिन पैसा है कि नहीं है, कमा रहा है तभी तो खा रहा है। और एक होता है कि साफे नहीं है उसके पास। तो यहाँ पे नेट चार्ज यहाँ पर क्या है वो? 0। तो ये कहता है नहीं, अगर कोई आयंस है तो उस पर नेट चार्ज 0, बल्कि कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अगर वो क्या होगा? आयंस। और अगर आयंस नहीं होगा, न्यूट्रल बॉडी होगा, तो उस पर नेट चार्ज क्या होगा? 0। तो यहाँ पे बोला जाएगा एन एटम और मॉलिक्यूल्स on which net charge present, net charge present is called, क्या कहलाएगा वो? आयंस। क्या कहलाएगा वो? आयंस। जिसपे नेट चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? आयन। अब जरा सुन लीजिएगा, जैसे मान के चलिए एक बॉडी ए है। कितना बॉडी है? ए। बॉडी का नाम क्या है वो? ए। अब इस ए बॉडी में से सपोज करके देखो, किसी ने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। किसको निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या किया? रिमूव कर दिया। बोलिए, क्या कर लिया? रिमूव। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर से माइनस घट गया? पहले प्लस और माइनस क्या था? बराबर था। और अब किसने निकाल लिया? माइनस को निकाल लिया, तो कौन हीरो बन गया यहाँ पर? प्लस। तो अब ये जो बॉडी है, वो जो ए है, वो प्लस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो ये कौन सा आयन बन गया बोलो तो? पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन कब बना? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर, आप सपोज करके देखो, हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, अगर कोई ऑक्सीजन है और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, तो आपको नहीं लग रहा यहाँ पे ओ माइनस हो जाएगा? आप दो निकाल ले तो दो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तीन निकाल ले तो तीन, चार निकाल ले तो चार। तो समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब होता है? अच्छा। अब हमारे पास मान के चलो यहाँ पर बी है। अगर हम यहाँ पे लाके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे, कहीं से इलेक्ट्रॉन को लाया है और यहाँ पे डाल दिए, तो अब ये क्या बन जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव आयंस। इसका क्या मतलब हुआ? अब सपोज करो ओ है, किसी ने इलेक्ट्रॉन को लाके ऐड कर दिया, तो अब ये क्या बनेगा? नहीं, ये ओ प्लस था, सॉरी। और यहाँ ओ माइनस, उल्टा लिखा गया था, ठीक है ना। ओ प्लस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले हो ना, तो निकाले हो तो कौन डोमिनेंस करेगा? प्लस। उल्टा लिखा गया था, और यहाँ में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये दे सकता है, और ये लेने के लिए खोज रहा है, कोई हमको मिल जाए कि हमको दे दे इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास क्या हुआ? आयंस हुआ। तो क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? कोई दिक्कत आयंस वाले में? अब सवाल है कि ये जो आयंस यहाँ पर बना है, इसको नोट कर लो, खटक से हटा देते हैं इसको। ठीक है। हेलो। हो गया?
नोट कर लीजिए इसको। बढ़िया आगे। अब सवाल है कि फराडे साहब ने क्लासिफाई किया किसको, इलेक्ट्रोलाइट सबस्टांस को दो भागों में। फराडे ने सबस्टांस को क्या किया, क्लासिफाई किया। यहाँ पे बोल सकते हैं फराडे क्लासिफाइड सबस्टांस। तो फराडे ने क्लासिफाई किया सबस्टांस को कितने भागों में, दो। एक को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। एक को बोलेंगे नन इलेक्ट्रोलाइट्स, नन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एक को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। एक को क्या बोलेंगे, नन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, नन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स और नन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, सुनिए, बहुत सिंपल सी। जो इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे आपने किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी भेजा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब वो लेके जाने की क्षमता रखता है, उसे क्या बोलेंगे। और जो वो क्षमता नहीं रखता उसे क्या बोलेंगे, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं इसके पहले एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। देखिए, इसको क्या बोलिएगा, पागलपन ना बोलिएगा। जैसे सपोज करो, यहाँ पे एक ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में किसी ने वाटर रखा हुआ है, इस तरह से ग्लास में क्या है, वाटर। और इस वाटर में कोई NaCl यानी साल्ट को ले आए, साल्ट ऐड कर दे। तो क्या बताइए, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से गुजरेगा कि नहीं, बिल्कुल गुजरेगा। पानी में नमक डालने पर, घोलने पर वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन आप एक क्या करते हो ना, एक ऐसा काम करते हो जिसमें आप इसमें शुगर डाल देते हो, ठीक है। इसमें आप क्या डाल देते हो, शुगर। तो क्या अगर आप चीनी डालिएगा तो वो कंडक्ट करेगा, चीनी डालने पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नमक डालने पर, हम लोग बचपन में बराबर करते थे, नमक कैसे डाल देते थे, अर्थिंग में क्या डालते थे, नमक डालते थे। आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक प्रैक्टिकल आपके जाओ तो देख सकते हो कि भैया एक प्लेट ले लो, दो तार लगा, तो उसमें जैसे जैसे नमक डालोगे वैसे वैसे वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो आप कर सकते हो, सिंपली सी बात। तो यहाँ पर जो जो ऐसा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाए उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और जो नहीं करवाए उसे, तो अब जैसे कि तुमने यहाँ से साल्ट ऐड किया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। लेकिन शुगर ऐड करने पर, तो क्या ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हुआ, जबकि इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो आप इस तरह से दो लिख करके लिखे तो लिखवाता हूं। ये क्या कर रहा है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें क्या लिखेंगे, लिखो तो। और याद रखिएगा, ये कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब, एग्जैक्टली ये कहाँ की बात कर रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो लिखिएगा, लिखो ना, हेडिंग दो ना पहले, तो मोबाइल में लगा हुआ है। तो क्या हो गया, बोलो क्लास छोड़ दो, आपने समझ जाए क्लास। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं बुआ, साल्ट प्लस वाटर। और इसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, शुगर प्लस, ये लिख लीजिए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है।
ठीक है, ये उतार लिए। अब दो शब्द आपको ना इसमें आएगा, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन। कौन सा दो शब्द आएगा? डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर आयोनाइजेशन, हाँ आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन। अब कहिएगा क्या होता है डिसोसिएशन और क्या होता है आयोनाइजेशन। देखिए जरा सा मैं समझाता हूँ, ये दो शब्द आपको ना सीखने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत लोग इस चीजों को समझ नहीं पाते, बट आई थिंक मुझे लगता है कि आप इन चीजों को बहुत बेस्ट और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। क्या होता है कि जरा समझिए, बहुत ही ज्यादा महीन फासला है, बट मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे आप सपोज करो कि अ, बोलिए। तो वो अभी तो क्लास बंद चल रहा है ना, डीएम के आदेश के कारण। वो आपको खुलेगा 25, 25 से शायद खुलेगा, 24 तक बंद है। ठीक है, ये हम दे देंगे आपको। ठीक है, हाँ जी जी 25, हाँ जी 25 से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इस दोनों शब्द को आपने बहुत आसान से समझ सकते हो। आप लोग कभी शादी में जाना, तो शादी में दो टाइप का आदमी मिलेगा आपको। एक जो खुद से लग कर कुर्सी वगैरह रखेगा और काम करेगा, और दूसरा जो काम नहीं करेगा बल्कि काम करवाएगा। चिल्लाएगा, "ए, इधर 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 सामान रखो, हाँ वहां पर जल्दी रखो।" बोले, हाँ काम आदमी कर रहा है। आयो कहता है खाली डीलिंग मारेगा, वही है, यहाँ रखो वहां रखो, वहां भिजवा वहां भिजवा। वो उसको बोलते हैं करवाना, खुद अपना देहात नहीं हिला रहा है। एक क्या होता है, खुद से कर रहा है। तो यहाँ पर डिसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल सी बात है। डिसोसिएशन कहता है हम खुद टूट जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में पानी में डालने पर वो खुद क्या हो जाता है, टूट जाता है। और एक कहता है जो आयोनाइजेशन है, ये मैं नहीं टूटूंगा, मैं जो न्यूट्रल पार्टिकल है ना उसको तोड़ दूंगा और उससे करवा लूंगा भाई। बात समझ में आता है? एक होता है खुद टूट जाना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुद काम कर रहा है, कुर्सी उठाया खुद रख रहा है। और एक क्या होता है, खुद कुछ नहीं कर रहा है, जो आदमी नॉर्मल बैठा तो उसको आके डिस्टर्ब कर रहा है, कथी कर रहा है, कुछ नहीं, आलूशील आलूशील। करने का मतलब क्या हो रहा है, वो दूसरा से अपना वो आते मातर, मतलब वो ऐसा आदमी है जहां पे सब आदमी नॉर्मल बैठा है, लेकिन वो आएगा तो सबको बिजी कर देगा बिना मतलब का। उसको बोलते हैं क्या बुआ, हम लोग बुआ, आयोनाइजेशन। तो ये क्या करता है, खुद टूटता है। और ये क्या करता है, न्यूट्रल को तोड़ता है। किसको तोड़ देता है, न्यूट्रल को तोड़ के काम करवा देता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। आज के बाद क्या हो गया, ठीक है। तो आज के बाद पूछेगा डिसोसिएशन, तो क्या बोलिएगा, एनी सबस्टांस सेपरेट आउट इन वाटर, जो अपने आप को ही क्या करता है, सेपरेट कर देता है। और ये क्या करता है, न्यूट्रल पार्टिकल को सेपरेट करता है। ठीक है ना? तो लिखिएगा इसमें डिसोसिएशन में, ठीक है, एनी सबस्टांस which separate out in water। किसमें सेपरेट आउट हो जाता है बुआ, वाटर। और ये क्या करता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू आयन, स्प्लिट इनटू आयंस। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, किसी भी सबस्टांस को सेपरेट कर देता है, खुद को सेपरेट कर लेता है। और ये करता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो उसके अंदर चुपचाप बैठल था, ओकरा वो क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आयोनाइजेशन और ये। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। बड़े पक्का, ठीक है। और हमारे पास एक शब्द आता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या है आखिर इलेक्ट्रोलाइट्स? तो आप लोग पहले हेडिंग दे दीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वैसा सबस्टांस जो आयंस को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, जब किस में डाल देते हैं उसको, वाटर में डालते हैं, एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं, तो Na कट गया, HCl कट गया, तो ये Na प्लस Cl कट गया, तो ये सब चीजें कट जाता है। तो वो इस तरह से काम करता है। तो लिखिएगा, ठीक है,
द सबस्टांस द सबस्टांस which carries out ions when it dissolve in water। जब इसको एक्वस में डालते हैं तो वो क्या करता है वो आयंस को क्या करता है वो कैरी करता है, ठीक है ना। अच्छा, आयंस जो है उसको आप एक तरह से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस है ना, डिजॉल्व इन वाटर। हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स ना दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक को क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हेडिंग दीजिए इस तरह से लिख करके। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब ये सवाल है किसे कहते हैं, तो देखो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? जो कंप्लीटली आयोनाइज कर दे, पूरा के पूरा को प्लस माइनस बना दे, उसे क्या बोलेंगे बुआ? स्ट्रॉन्ग। आज जो कम को बना पाए उसे वीक। तो क्या बोलेंगे यहां पर? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंप्लीटली ionized इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बुआ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लिख लीजिए तो, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है ना। और किसमें आयोनाइज होता है बुआ? सॉल्यूशन में। किसमें आयोनाइज होता है बुआ? सॉल्यूशन में। इट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, एग्जांपल में इसका क्या बोलेंगे? NaCl सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे बुआ? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच पार्शियली, क्या बोलेंगे? पार्शियली आयोनाइज्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बुआ? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लिख लीजिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हो जाएगा NH3, CH3, C डबल OH, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा? इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे अब रहेगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं? जो कंप्लीटली आयोनाइज कर दे सॉल्यूशन में। और वीक किसे बोलेंगे? जो पार्शियली करता हो। इक्विलिब्रियम कौन शो करेगा? स्ट्रॉन्ग वाला या वीक वाला? दोनों तो नहीं करेगा। कौन एक ऐसा सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो इक्विलिब्रियम वाली जो अवस्था है, जो आयोनाइजेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम कौन शो करेगा इस दोनों में से? बताइए। एनीवे टीचर, सोच के बताना है कि कौन सा करेगा, स्ट्रॉन्ग या वीक। बोलिए। स्ट्रॉन्ग सोच करके बताना है। मजा आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत है? देखो, स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। आप लोगों ने बोला स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। पूछो क्यों? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी को बना रहा है तो बी भी ए को बनाए। जब ये कंप्लीटे बन गया तो वापस क्यों बनेगा ये? बोलिए। ये कंप्लीट, अगर कंप्लीट बन गया, पूरा आयोनाइज्ड हो गया, तो कुछ बचेगा वापस आने के लिए? है? तो ये वीक वाला जो रहेगा, तो ये आयंस होगा, आयोनाइज्ड होगा, ठीक है।
और ये अनआयोनाइज्ड होगा, अनआयोनाइज्ड होगा, तो कुछ आयोनाइज्ड फिर अनआयोनाइज्ड, तो इसमें से कुछ कुछ क्या होगा? लेकिन ये तो 100% इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। कैसा प्रोसेस हो गया? क्योंकि एक बार ये बन गया। अगर तुम अब तुम सोच के देखो ना, बेसिक सी बात है, एक आदमी जब कंप्लीटली रिच बन गया, सब कुछ उसको मिल गया, तब वो काम करेगा? दो छोड़ दो, दो करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए अगर कुछ पार्ट बचा होगा तब ना वो आपस में ए से बी बनाएगा, कुछ बच में नहीं करेगा तो प्रोडक्ट्स उधर कुछ बनाने के लिए बचेगा इधर का। तो हमारे पास स्ट्रांग वाले हमारे काम का नहीं है, तो हमारे पास किसका हम लोग बनाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हम लोग क्या बनाएंगे? इक्विलिब्रियम। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, नीट में भी क्वेश्चन है, बोर्ड में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को, अगर हम कैटलिस्ट को फेट फेट कर स्ट्रांग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जितना स्ट्रांग बनेगा उतना इक्विलिब्रियम क्या होगा? घटेगा। तो ये सब हम लोग ऑब्जेक्टिव आगे पढ़ने वाले हैं कि ज्यादा स्ट्रांग इक्विलिब्रियम बनाइएगा तो क्या, स्ट्रांग इक्विलिब्रियम बनाना तो क्या करना पड़ेगा उसको? वीक। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि तुम ए से बी भी चलेगा और बी से ए भी आ गए। बात समझ में आ रहा है? ठीक, अब सोचो ना, एक गरीब आदमी है, वो मिडिल क्लास बनता है, उसको डर रहता है कि हम फिर गरीब बन सकते हैं, तो काम करता है, फिर गरीब बनता है, फिर काम करता है, और जो कंफर्म हो गया कि आप तुम धनी बन गए भाई, अब पूरा मेरा काम हो खत्म हो गया, हो भाई खेत काटे के चलू है भाग साला, मैं कहूँ हो तन वो काम नहीं कर दो ना रे, अब पहले वाला बात ना लो अब, ठीक है ना? ठीक है, हो ये काम कर दू, अरे साला अगर मैं करूँ तो कभी भी गरीब बन सके छी, ठीक है ना? कभी कितने रुपए देवे? 100 रुपए, 150 देवे, हाँ चल। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर भैया अगर हम काम नहीं किए तो अभी ना धन नहीं किए, कभी भी गरीब बन सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आदमी इक्विलिब्रियम इन्हें सोने कब करेगा? जब वो क्या होगा, स्ट्रांग बनने के बाद। तो बताइए इक्विलिब्रियम कौन शो करता है, वीक या स्ट्रांग? क्या बात है, ठीक है, वीक शो करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या साल्ट हो सकता है। अब ये तीन ऐसे चीज है जिसे एक दिन में समझाना संभव नहीं है, और इसे तो 9वीं क्लास में पढ़ के होंगे, एसिड एसिड बेस साल्ट। हाँ, अम्ल क्षार, ऐसा नहीं पढ़े हुए? तो हम लोग क्या करेंगे, कल की पूरी कहानी किस पे आधारित करेंगे बुआ? एसिड और बेस और साल्ट समझने पर, ठीक है? तो आज आप लोग इतना नोट कर लीजिए, तो आज वाली क्लास आप लोगों को समझ में आई? कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं, तो कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस इक्विलिब्रियम में आप ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है? और कल से हमारी सारी क्लास वहीं पे होगी, ठीक है ना? हम लोग वहीं पे मिलेंगे, ठीक है? दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन देख लीजिए। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन इलेक्ट्रोलाइट्स? कौन नन इलेक्ट्रोलाइट्स है? आपके ऑप्शन है, नन इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना, जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स, तेज बन रहा है ना? गिब्स कॉम्प्लेक्स आयंस इन सॉल्यूशन, बी dissolve in water to give ions, is ionized in the solid state, या डी में कह रहा है generate ions on passing electric current?
तो सबसे पहली बात, एक बात बताइए, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन ने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करेगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करेगा। ए, NaCl तो करते हैं भाई, टूटेगा तो। क्या शुगर करेगा? ये किसका है? शुगर केन है ना। तो ये शुगर, एक बार बताइए क्या ये शुगर करेगा? तो शुगर, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शुगर नहीं करेगा, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें से किसे कहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, जो कंप्लीट आयंस देता है, जो डिजोल्व होता है वाटर में तब आयन देता है, या जो कहता है जो सॉलिड स्टेट में आयन देता है, और एक कहता है जो जनरेट करता है, मतलब जनरेट करता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? जब डिजोल्व करता है वाटर में, NaCl को पानी में डालिएगा तो Na+Cl-, वहां आयंस आए कि नहीं आए? तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? तो चलिए, ये हमारा दो क्वेश्चन था जो आज के टॉपिक पे मैच कर गया। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है, चलो। तो क्या इतनी बात समझ में आया? कोई दिक्कत आप लोगों को?